देखिए, कोई कैंडिडेट अगर जेएमआई में बीएड का फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको इतना तो बेसिक चीज़ एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोई हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस का भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो या फिर कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक कॉमन पेपर होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी कैंडिडेट्स को ये कंप्लीट जो 170 क्वेश्चन का पेपर है, ये अटेम्प्ट करना है। मतलब ज़िंदगी को लेकर आशावादी होना चाहिए, इतना भी आशावादी नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि फिर बेवकूफ़ की कैटेगरी में आ जाएँगे आप हर एग्ज़ाम के लिए, कि बैंक के लिए ये रीज़निंग ले लो, एसएससी के लिए ये रीज़निंग ले लो, बीएड एंट्रेंस के लिए ये रीज़निंग ले लो, यूपीएससी में सीसैट में 2-3 क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए ये रीज़निंग के लिए बुक ले लो। हमेशा आपको इस तरह से रिकमेंडेशन करने वाले मिल जाएँगे। हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, एक आरएस अग्रवाल की बुक लीजिए। अब आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट योर जामिया का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई सा भी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ-जहाँ रीज़निंग पूछ रहा है, आप वो सारा टॉपिक नोट कर लीजिए। आरएस अग्रवाल की सर जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बीएड प्रिपरेशन की चर्चा करें, थोड़ा सा कोचिंग वगैरह से अगर हम हट के बात करें, तो सेल्फ प्रिपरेशन हम कैसे करें? किस तरीके से रिसोर्स मटेरियल को अप्रोच करें एंड ऑल? थोड़ा इस पे सर आप ब्रीफ कीजिए। देखिए, कोई कैंडिडेट अगर जेएमआई में बीएड का फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको इतना तो बेसिक चीज़ एकदम क्लियर रहना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कोई हो, उर्दू हो, पर्शियन हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस का भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो या फिर कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक कॉमन पेपर होता है, ठीक है? सबका पेपर स्ट्रक्चर सेम होता है, सबके लिए एक कॉमन पेपर होता है। कोई ये नहीं सोचेगा कि हम उर्दू के हैं, तो हमारे लिए पेपर में जो है उर्दू का क्वेश्चन आएगा अलग से। मैं इंग्लिश का हूँ, तो हमसे पेपर में केवल इंग्लिश पूछेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो मेरे से पेपर में कंप्यूटर साइंस पूछेगा। कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं सोशल साइंस का हूँ, तो मेरे से पेपर में केवल सोशल साइंस पूछेगा। जामिया का एक कॉमन पेपर स्ट्रक्चर होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है? सब कैंडिडेट्स उस पेपर को देंगे जिसमें 170 क्वेश्चंस आता है और वो 170 क्वेश्चंस अ, लगभग 6 अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। जनरल इंटेलिजेंस के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे। करंट अफेयर के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे। फिर आपको मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर साथ में आपको साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे और फिर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। तो ये जो मैंने 6 अलग-अलग सेक्शन बताए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी कैंडिडेट्स को ये कंप्लीट जो 170 क्वेश्चन का पेपर है, ये अटेम्प्ट करना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये डिपेंड करेगा कि लेट्स से कि अगर आप साइंस के हो, तो आपका कट ऑफ 125 नंबर गया है। अगर आप सोशल साइंस के हो, तो आपका कट ऑफ 120 गया है। अगर आप लैंग्वेज के हो, तो आपका लेट्स से 105 गया है। अगर आप उर्दू के हो, पर्शियन के हो, तो लेट्स से आपका 80 ही गया है। तो सेम पेपर में अलग-अलग कट ऑफ हो सकता है सिलेक्शन के लिए। मतलब कहने का सेंस है कि साइंस वाले में हो सकता है कि कोई बच्चा 125 क्वेश्चन सही किया तब सेलेक्ट हो और कोई हो सकता है कि लैंग्वेज में 90 क्वेश्चन ही सही किया हो तब भी सेलेक्ट हो जाए। तो प्रिपरेशन से पहले तो एटलीस्ट इस बेसिक सी बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत लोग तो इतने क्लूलेस होते हैं कि इस पे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है बेसिकली। हाँ सर, मतलब जामिया का जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, हम लोग थोड़ा ना स्पेसिफिकली उस पे अगर चर्चा करें कि जिस तरीके से पेपर डिवाइडेड है, ना ही वो कम्प्लीटली लैंग्वेज बेस्ड है, ना ही कम्प्लीटली उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ना ही सोशल साइंस के पेपर आते हैं। तो हम अगर थोड़ा सा चर्चा करें कि जामिया का जो 170 क्वेश्चंस आता है बेसिकली, उसके लिए स्पेसिफाइड रिसोर्सेज किस तरीके से हमें चूज़ करने चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास इनफ रिसोर्स मटेरियल नहीं होता है, पैसे की कमी है नॉट, तो उस तरीके से उस तरफ कैसे अप्रोच करें, ज़रा इस पे आप चर्चा देखिए, कीजिए। प्रिपरेशन में ना आई जस्ट वांट टू नो सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो, कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ या हिंदी की बात करूँ, साइंस अच्छा, की बात करूँ, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से स्टूडेंट्स को ब्रीफ कीजिए सर। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में भी ना कई कैटेगरी होती है। कैटेगरी मैं कास्ट और रिलिजन के बेसिस पे कैटेगरी नहीं कह रहा हूँ। हम्म। प्रिपरेशन वाले बच्चों की कई कैटेगरी होती है। कुछ बच्चों को तो जो बातें मैं समझा रहा हूँ पेपर स्ट्रक्चर उन लोगों को समझ में आता है। तो हम्म। ये भी समझिएगा कि अगर 170 क्वेश्चन पेपर में आता है और कट ऑफ में मान लीजिए गया है कि जितने बच्चे 125 तक सही किए उनका सिलेक्शन हो गया। तो कोई बच्चा 100 पाके फेल हुआ होगा ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में एक अलग बात होगी। उसको समझ में आता है कि कट ऑफ कितना गया और कितना दूर है। कुछ ऐसे होते हैं ना, कट ऑफ गया 125 क्वेश्चन उनके आ रहे थे केवल 25। वो उसके बाद भी आके पूछ लेते हैं कि सर हो जाएगा क्या? मतलब ज़िंदगी को लेकर आशावादी होना चाहिए, इतना भी आशावादी नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि फिर बेवकूफ़ की कैटेगरी में आ जाएँगे आप।
ठीक है, ओके। 125। हाँ, लिटरली अगर मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो जैसे मान लीजिए जो 25 वाले बच्चे हैं, जिनका जो मान लीजिए जो ऐसे बच्चे हैं कि वहाँ 170 क्वेश्चन पूछा है और 25 ही सही कर पाते हैं, तो उनको जो बातें मैं समझा रहा हूँ, वो कनेक्ट एकदम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एवरेज बच्चे हैं, जो 70, 60, 65, 80 तक सही कर रहे हैं, जिनको एटलीस्ट पता है कि एटलीस्ट कट ऑफ 110, 120, 125 जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट। तो उन लोगों के लिए मैं जो बात कह रहा हूँ, उन पे ज़्यादा लागू होता है। उनके लिए परफॉर्मेंस एनहांस करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सभी कैंडिडेट्स को ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखो यार, इट डज़न्ट मैटर कि तुम साइंस के हो, कि तुम सोशल साइंस के हो। क्वेश्चन तुमसे दोनों ही पूछने वाला है वो, ठीक है? करेक्ट। तो हुँ। अब ऐसा नहीं है कि तुमको कोई कह दिया कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ने चले जाओगे। ये बहुत इलॉजिकल है सोशल साइंस के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो साइंस जाके पूरा पढ़ लेगा, हाँ, ठीक है? थोड़ा-सा ये बहुत इलॉजिकल है और खास करके एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ले। आई डोंट थिंक कि इट इज़ प्रैक्टिकली वायबल। कोई हो सकता है कर ले, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। तो इन दैट केस अगर आप वो एक्सट्रीम वाले एक्सेप्शन नहीं है कि भाई आप कर लो, तो इन दैट केस कैंडिडेट्स को लूसेंट जीके वाली बुक लेनी चाहिए। मार्केट में अमेज़न वगैरह में मिल जाएगा, लूसेंट जीके की बुक आती है, इंग्लिश, हिंदी वाली, कोई सा भी ले लीजिए, उसमें साइंस का भी सेक्शन दिया रहता है। तो अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एटलीस्ट साइंस वाला सेक्शन आप लूसेंट जीके से पढ़ लीजिए, ठीक है? एटलीस्ट इतना करिए। और अगर आप साइंस वाले हैं, आपको जनरल अवेयरनेस या फिर सोशल साइंस से एकदम दिक्कत है, तो साइंस वाले भी लूसेंट जीके की बुक खरीद के लाएँ और उसमें शुरुआत में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ दिया रहता है। जीएमआई बीएड के पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, जो लूसेंट की जीके की बुक से ना कवर कर रहे हो। वो हो जाएगा। देखो, ये बहुत ईज़ी होता है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। अरे यार, मतलब एक बार एनसीईआरटी उठा के तो देखो। सोचो ना, कोई बच्चा साइंस का कैसे सोशल साइंस का एनसीईआरटी पढ़ेगा, ठीक है? बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड ही होता है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है सोशल साइंस में, ठीक है? फिर उसी ठीक है। तरह आता है मैथ्स का क्वेश्चन। जामिया में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम कोर मैथमेटिक्स से आता है। लाइक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी टच हाँ, कर हाँ, हाँ। देता है। लास्ट ईयर तो किया था ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एकदम प्रोबेबिलिटी से प्रॉपर। क्वेश्चन आ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आ हाँ, जाएगा, तो जामिया में करेक्ट। जो 20 क्वेश्चन मैथ का आता है, हुँ, ढंग का आता है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वो भी ढंग के आते हैं। तो कोई करेक्ट, करेक्ट। बच्चा अगर मैथ रीजनिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो भाई आप या तो डेली बैच से प्रिपरेशन क्लास जॉइन कर लीजिए या हुँ, कहीं से भी सारा टॉपिक नोट कर लीजिए और कैसे भी करके पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एकदम मैथ और रीजनिंग आप इग्नोर कर देंगे और सेलेक्ट हो जाएँगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा वो चीज़ होना। क्योंकि मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन्स आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट तो सारा टॉपिक नोट करें। जो मैथ बैकग्राउंड के लिए हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो बात समझ में आ रहा है कैसे करना है। जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो मैं मेरे महज़ रिकमेंड कर देने से ऐसा नहीं कि आप किताबें लेके सॉल्व कर लेंगे। ऑल्सो रीज़निंग और मैथ के लिए मैं कैंडिडेट्स को रिकमेंड करूँगा, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो ले हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ। आर.एस. अग्रवाल की एक रीज़निंग की भी बुक हो आती है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो अभी कई बार कमेंट में आ जाएँगे, "अबे! तू आर.एस. अग्रवाल की बुक रिकमेंड कर रहा है, तेरे को पता है उसमें ये दिया होता है, वो दिया होता है।" पास्ट में कई बार ऐसे बच्चे आए हैं, ऐसे ही मैंने कमेंट देखे हैं लोगों का। तो ऐसे महान आत्माओं को मैं बताना चाहूँगा, आर.एस. अग्रवाल की रीज़निंग की बुक ना इतनी मोटी-सी बुक आती है, ठीक है? तो जब मैं बोलता हूँ कि आर.एस. अग्रवाल का रीज़निंग का बुक पढ़ना है, तो मतलब सारा नहीं पढ़ना है तुमको। तुम अपना पेपर उठाओगे और देखोगे कौन-कौन सा टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ़ वो पर्टिकुलर टॉपिक उस रीज़निंग के बुक से तुम सॉल्व करोगे और यही स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का तरीका होता है, नहीं तो आज तुम बीएड का एग्ज़ाम दिए हो, कल तुम केवीएस का दोगे, फिर तुम एनवीएस का दोगे, तुम डी ट्रिपल एसबी का दोगे। कोचिंग वालों के पास जाओगे तो हर बार तुमको एक नया किताब पकड़ा देंगे, हर एग्ज़ाम के लिए। कि बैंक के लिए ये रीजनिंग ले लो, एसएससी के लिए ये रीजनिंग ले लो, बीएड एंट्रेंस के लिए ये रीजनिंग ले लो, यूपीएससी में सीसैट में 2-3 क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए ये रीजनिंग के लिए बुक ले लो। हमेशा आपको इस तरह से रिकमेंडेशन करने वाले मिल जाएँगे। हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, एक आरएस अग्रवाल की बुक लीजिए। अब आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट योर जामिया का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई सा भी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ-जहाँ रीजनिंग पूछ रहा है, आप वो सारा टॉपिक नोट कर लीजिए। आरएस अग्रवाल की बुक में ना बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल्स भी दे रखा है। ठीक है, आप सारा क्वेश्चन नोट करके रख लिए, सारा टॉपिक नोट कर लीजिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस किताब से पढ़ना है। आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाए तो ये नहीं कि वहां से वहां तक पूरा तुम्हें सॉल्व करना है। अगर जामिया के पेपर में मैथमेटिक्स से आपको 15 टॉपिक पूछ रहा है तो आप आर.एस. अग्रवाल से बुक से पढ़ लीजिए, कोई तो रेफरेंस बुक तुमको चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ लो, सॉल्व एग्जाम्पल है, पीछे उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सॉल्व करो, ढंग से सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा है कि नहीं भाई बैच वैच नहीं अफोर्ड कर सकता है भाई, तो फिर तो आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सर्च करिए।
कि परसेंटेज का कोई लेक्चर आपको करा रहा है और कोई एवरेज का लेक्चर करा रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी का करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तब तो आप फिर ऐसे चलिए। लेकिन फिर ये प्रोसीजर बहुत ही कम्बरसम, बहुत ही टायरिंग प्रोसीजर है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है। सक्सेस मिल जाए इसमें तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये एक तरीका हो सकता है एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग पढ़ने का लॉन्ग टर्म में, जिसका पेपर में आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सोशल साइंस के लिए लूसेंट जीके का बुक बहुत पर्याप्त है, वहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन वहीं से आपको कवर होता है देखने के लिए मिल जाएगा। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो तो एनसीईआरटी पढ़ें साइंस का, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है तो ऐसे लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय लूसेंट जीके पढ़ें और बेसिक साइंस पढ़ लें। इंस्टेड ये रोना कि हे तूने गलत बता दिया, देख एनसीईआरटी से पूछा था, तूने बोला था कि लूसेंट जीके पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, पेपर जब दे के आएंगे तो चले आते हैं फीडबैक देने वीडियो पर कि देख एज़ इफ एनसीईआरटी। उनसे पूछ कौन रहा है? हाँ, मतलब वो आ जाते हैं। तो मतलब देखो जो बातें मैं समझा रहा हूँ ना, मैंने पहले बोला कि जिसका 170 में 25 क्वेश्चन आता है, अब हुँ, ऊपर वाले का ऐसा भाई वो है कि जिसको वाक़ई में सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, उसकी समझ भी सबसे कम रहती है। सही बात है। ठीक है? इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को। क्योंकि देखो, जो बात मैं कह रहा हूँ उसका एक बहुत बड़ा भावार्थ है। हुँ, हो सकता है जो यहाँ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मैं पूरे अपने भाव को समझा भी ना पाऊँ कि क्या एग्ज़ैक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए कोई आ जाएगा कहेगा कि अरे देखो साइंस का तो एनसीईआरटी से आया था, तुम तो बोल रहे थे मत पढ़ो। देखो जो साइंस का बच्चा है वो साइंस का एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन बात ये नहीं है कि सोशल साइंस का बच्चा देख रहा है कि साइंस एनसीईआरटी से पूछा है। अरे सोशल साइंस का बच्चा कहाँ तक 9, 10th, 11th, 12th का साइंस का एनसीईआरटी पढ़ेगा? ठीक है? बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। ठीक है? सोशल साइंस के स्टूडेंट हो भाई, तुम सोशल साइंस का पूरा क्वेश्चन सही कर लो। ठीक है? ये सब ओके, चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल किसी उर्दू, पर्शियन, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से बात करके देखिए, किसी लैंग्वेज वाले बच्चे से बात करके देखिए, उसका तो अभी दुःख दर्द पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। वही मैं बस पूछने वाली थी कि लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स क्या करें सर? हाँ, उनका तो कोई दुःख दर्द पूछ ही नहीं रहा है कि भाई तुम वो तो उसको तो सोशल साइंस से भी जूझना है, साइंस से भी जूझना है, मैथ से भी जूझना है उसको। हाँ, ये एक अलग बात है कि फिर कट ऑफ उनका थोड़ा कम जाता है। हुँ, लेकिन हुँ, फिर भी बच्चे को फेल करने के लिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को फेल करने के लिए उनका कट ऑफ बहुत पर्याप्त है। ठीक है? तो फिर ठीक। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स को ये चीज़ देखना चाहिए, जो सोशल साइंस वाले हैं वो लूसेंट जीके की बुक ले लें और साइंस उनको पढ़ना है तो लूसेंट जीके की बुक अगेन वो रेफर कर लें, उतना मोर देन एनफ है। मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अमेज़न का भी लिंक डाल दीजिएगा लूसेंट जीके का कि बच्चे जाके ओके, उसको ओके। परचेज़ कर लें। बहुत डेफ़िनिटली। पता हुँ, चलेगा, बहुत लोग बोलेंगे कौन-सी बुक इन्होंने वीडियो में बोला है, कौन-सी? तो मैं बोल दूँ LUCENT लूसेंट जीके की बुक आप सर्च करोगे, हिंदी, इंग्लिश दोनों में आता है। ब्लू रंग का कवर होगा बुक का और येलो रंग का भी कवर होगा बुक का। फिर हम आ जाते हैं लैंग्वेज पर। देखो जामिया के लैंग्वेज के पेपर में ना लैंग्वेज का क्वेश्चन ही आता है कि 10 इंग्लिश पूछेंगे, 10 रीजनिंग पूछेंगे, 10 इंग्लिश पूछेंगे, 10 हिंदी पूछेंगे या फिर सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा है। उसमें लैंग्वेज एज़ अ पेडागॉजी पूछता है। लैंग्वेज एज़ अ हुँ, टीचिंग सब्जेक्ट में क्या टीचिंग मॉड्यूल होता है। तो उसके लिए मैं कैंडिडेट्स को रेफर करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, पहले आप समझिए कि लैंग्वेज का किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जामिया में लैंग्वेज में आपसे वो इंग्लिश, हिंदी नहीं पूछता जो नॉर्मल किसी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछता है। जामिया का लैंग्वेज का क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है? इट्स लाइक मोर ऑफ पेडागॉजी। ठीक है? कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या होनी चाहिए उस पे रहता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उसी तरह से पढ़िएगा। डेली वाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर नुपुर मैम जो कि अब खुद एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं, आप टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि और उनका पूरा प्लेलिस्ट देखिए। 4 से 5 बार सभी वीडियोज़ को देख जाओ, एकदम रट जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत मक्खन की तरह प्रिपेयर हो जाएगा। और जनरल इंटेलिजेंस वो रीजनिंग का वही मैंने आर.एस. अग्रवाल का बताया। आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक भी आती है, आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग की भी बुक भी आती है। देखिए, आप बहुत ऐसे बच्चों से भी मिल जाएँगे जो किसी कोचिंग का, किसी पॉपुलर कोचिंग टीचर का बुक रिकमेंड कर देते हैं। येस, ट्रू। देखो यार, वो लोग बहुत बाद में पैदा हुए हैं, ठीक सही है? बात। वो लोग यूट्यूब की पैदाइश हैं हुँ, हुँ, कि चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया तो उन्होंने बुक रिकमेंड कर दिया। एक्चुअली हुँ, होता क्या है ना, स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए। हुँ, वो तो एसएससी की तैयारी कराते हैं, उन्होंने अपने एग्ज़ाम के हिसाब से एक बुक लिख के दे दिया। लेकिन उसका स्टैंडर्ड बुक ये सब बहुत पुराने समय से आती हैं। येस। ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, टॉपिक नोट करिए, समझ जाइए कि जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप टॉपिक नोट करके स्टैंडर्ड बुक से उन टॉपिक को पढ़िए। तो जो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, फ्यूचर में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन टॉपिक्स को आप उस रीज़निंग के और उस मैथ के बुक से पढ़ सकते हो। तो रीज़निंग आप सभी कैंडिडेट्स को मैं कहूँगा वहाँ से पढ़ें और करंट अफ़ेयर जामिया में आता है, लेकिन करंट अफ़ेयर से ज़्यादा स्टैटिक जीके आता है। वो ओके लूसेंट सर। के एंड में दिया रहता है जैसे हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है? वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, प्राइम मेरिडियन कौन से लोकेशन से पास होता है, ये सारी चीज़ें जो है
करंट अफेयर में लोग डाल देते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। और किसी को बहुत है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है? प्रतियोगिता दर्पण आती है, 70-80 रुपए का पर मंथ मिलता है इंग्लिश हिंदी में, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप स्टैटिक जीके वाले एरिया पर फोकस करिए, कि जहाँ पर आपको बेसिक जो है चीजें पता रहें, हाईएस्ट माउंटेन पीक, या फिर ओशन में सबसे हाईएस्ट माउंटेन टेंच वगैरह क्या है, ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको पता हो। अदरवाइज आप करंट अफेयर के लिए प्रत्यक्ष दर्पण भी ले सकते हो। तो जेएमआई के स्टूडेंट्स एटलीस्ट बेसिक प्रिपरेशन के लिए इतना कुछ रखें, और जो कुछ भी मैंने बताया थोड़ा सा भी लॉजिकल हो के आप यूज करोगे दिमाग अपना, तो आपको दिखाई देगा यार कि जामिया का पेपर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ने सीखने के लिए, अगर वाकई में आप क्वालिफाई करना चाहते हो। तो इन दैट केस अब मैं ये नहीं कहूंगा, मेरा यहाँ पे कोई प्रमोशन का उद्देश्य नहीं है, मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, लेकिन आप कहीं पर किसी की गाइडेंस से प्रिपेयर भी कर सकते हो। वो रीजन इसलिए है क्योंकि जो जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसका एटलीस्ट सिलेबस सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे हम हुँ, लोग पढ़ाते हैं तो होता है ना कि एकदम भटके हुए इंसान को एकदम फोकस्ड वे में लाते हैं क्लासेस में। भाई येस। ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो एक सीक्वेंस में होता जाता है। हुँ, ठीक है, ये चीज़। तो नॉट डेली बाइट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास जॉइन करें, कहीं और भी कर सकते हैं अगर वो गैप महसूस कर रहे हैं तो। और मैथ रीजनिंग तो 50 क्वेश्चन पूछता है, तो जिनको भी सेलेक्ट होना है और मैथ बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, तो टॉपिक नोट करके सेल्फ से पढ़ना शुरू करो। और एकदम सेल्फ से पढ़ना शुरू करोगे तो सो जाओगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि तुम अचानक से सॉल्व करने लगोगे। तो सिंपल सिंपल टॉपिक्स को उठाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछा तो आपको 30 सही करना है। अगर तुम 30 में पहले 10 क्वेश्चन सही करते थे, तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड इतना हो जाए कि 15 सही करिए। मैथ में 20 क्वेश्चन आता था, और मैथ में आप केवल 8 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, या 5 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, 4 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। एटलीस्ट इतना करिए कि मैथ में आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाए, 20 में 10 का ही टारगेट लेके चलिए। क्योंकि जीरो से बेहतर क्या है कि थोड़ा बहुत भी आप सही कर लोगे उसमें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बहुत तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, मेरे अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जामिया में, पास 5 ईयर में सेलेक्ट हुए हैं। कई बार तो ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए, पता चला डीयू की क्लास में ज्वाइन है, उसमें सेलेक्ट हो गए। तो पहले तो पेपर कॉमन होता था, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता था, डीयू का जामिया का तो सेम ही होता था। अब तो सबका पेपर अलग हो गया है, तो जामिया के लिए प्रिपरेशन क्लास भी स्टूडेंट्स को अलग ज्वाइन करना पड़ता है, डीयू के लिए भी अलग ज्वाइन करना पड़ता है। तो अभी ये सब पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव आपने जितनी ब्रीफिंग की है, उतना पर्याप्त मात्रा में अगर स्टूडेंट समझ लें, तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, जामिया बीएड के जनरल पेपर के लिए, आई गेस इट्स मोर देन एनफ। ठीक है? थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड प्रेशियस वर्ड्स। थैंक यू। नॉट जस्ट जामिया के जनरल बीएड के लिए, जो बातें मैंने येस। बोली कि जामिया जामिया का कोई स्पेशल भी दे रहा है, तो उसमें तो 6 सेक्शन नहीं आते, जितने सेक्शन आते हैं सेम बात लागू होगा, या फिर कोई डीएलएड का पेपर दे रहा है तो वहां भी यही बात लागू होगी। ओके ठीक सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू। थैंक यू सर।